बुक बातें में सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत है। आज हम एक कहानी की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो बचपन की दोस्ती की मिठास को छूती है, फिर बिछोह का जो दर्द होता है उसे दिखाती है, और फिर कैसे उम्मीद की एक किरण फूटती है उसकी बात करती है। मतलब ये दिखाती है कि कोई चला जाता है तो भी जिंदगी वो अपने नए रास्ते बना ही लेती है। हम बात कर रहे हैं स्वामीज मालगुडी न्यू बिगिनिंग्स आफ्टर राजम के एक हिस्से पर, खास तौर पर इसका 8वां भाग जिसका नाम है नई शुरुआतें। कहानी ठीक वहां से शुरू होती है जहां स्वामी का सबसे अच्छा दोस्त राजम वो मालगुडी छोड़कर जा चुका है। तो हमारा इरादा क्या है, हम स्वामी के मन में क्या चल रहा है, उसकी भावनाओं का जो सफर है उसे समझने की कोशिश करेंगे और कहानी के जो गहरे मतलब है ना उनको भी टटोलेंगे। तो चलिए फिर मालगुडी की गलियों में चलते हैं और स्वामी की इस कहानी को थोड़ा करीब से महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मालगुडी की एक सुबह से, बहुत ही खूबसूरत सुबह। आसमान में वो सुनहरी गुलाबी रंगत है, गलियों से फेरी वालों की आवाजें आ रही हैं, पास में मंदिर की घंटी और हवा में वो ताजी पिसी कॉफी की महक। मतलब एक जीती जागती सुबह। लेकिन हमारा जो नन्हा हीरो है स्वामी, वो जैसे इन सब से कटा हुआ है। उसके लिए सुबह उतनी रोशन नहीं है। राजम को गए हुए कई हफ्ते बीत गए। स्कूल में क्लास में उसके बगल वाली डेस्क खाली रहती है और वो खालीपन वो सिर्फ जगह का नहीं है, वो मन का भी है। बहुत भारी लगता है ना? बिल्कुल, बहुत भारी। यहाँ तक कि उसका सबसे पक्का दोस्त मणि, जो हमेशा शरारतों में उसके साथ रहता था, वो भी स्वामी की ये चुप्पी, ये उदासी देख रहा है, महसूस कर रहा है। वो पुरानी हंसी मजाक, वो धूल भरी सड़कों पर नंगे पैर दौड़ना, जिससे सब कुछ थमसा गया है। हाँ, और यहीं पर लेखक ने एक बहुत ही गहरा विरोधाभास दिखाया है। एक तरफ तो ये बाहरी दुनिया है, इतनी जिंदा दिल, रंग, आवाजें, खुशबू, और दूसरी तरफ स्वामी का अंदर का सन्नाटा। ये अक्सर होता है जब हम किसी निजी दुख से गुजर रहे होते हैं तो दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है और ये देख कर ना वो अकेलापन और गहरा जाता है। हाँ, जैसे सब आगे बढ़ गए और हम वही रह गए। बिल्कुल। और बचपन की दोस्ती का जाना वो सिर्फ एक दोस्त का जाना नहीं होता, वो अपनी पहचान का, अपने वजूद का एक हिस्सा खोने जैसा होता है। उस उम्र में दोस्त बहुत मायने रखते हैं। सही कहा। वो खालीपन जैसे स्कूल की दीवारों में भी महसूस होता है। अच्छा। फिर कहानी हमें ले जाती है सरयू नदी के किनारे। एक दिन स्वामी ऐसे ही उदास सा नदी किनारे टहल रहा है, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कागज के फटे हुए टुकड़े पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि अरे, ये तो राजम की दी हुई कहानी की किताब का पन्ना है। अच्छा। हाँ, वही किताब जो राजम ने उसे विदाई के वक्त दी थी। और उस पन्ने पर राजम की वो जानी पहचानी लिखावट, उसको देखकर स्वामी की आंखें भर आती हैं। पुरानी यादें सब उमड़ पड़ती हैं। ये तो बहुत स्वाभाविक है, यादें दर्द देती हैं। लेकिन कहानी में यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसा स्रोत बताता है, उन आंसुओं के साथ साथ स्वामी को अपने अंदर एक अजीब सी शांति, एक ताकत महसूस होती है। आंसू भी और शांति भी, ये कैसे? मतलब दुख के साथ ताकत, ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ये चौंकाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये बहुत अहम पल है। होता क्या है कि जब हम किसी दर्दनाक याद का या उससे जुड़ी किसी चीज का, जैसे यहाँ ये फटा हुआ पन्ना है, जब हम उसका सीधा सामना करते हैं ना, तो दो रास्ते होते हैं। या तो हम उस दुख में और गहरे डूब जाते हैं, या फिर जैसा स्वामी के साथ हुआ, हम उस सच्चाई को, उस वास्तविकता को स्वीकार करने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। अच्छा। और यही जो स्वीकृति है ना, यही अंदर की शक्ति को जगाती है। वो फटा हुआ पन्ना एक तरह से प्रतीक है उस दुख का। उसे उठाकर, उसे देखकर स्वामी अनजाने में ही सही उस दुख को स्वीकार कर रहा है। ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आई, ये दुख को झेलने और समझने की जो प्रक्रिया है उसी से निकली है। ये याद के साथ जीने की शुरुआत है, उससे भागने की नहीं। तो ये स्वीकृति उससे हिम्मत देती है, और शायद यही नई मिली जो ताकत है वो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। क्योंकि उसी शाम कुछ ऐसा होता है जो कई हफ्तों से नहीं हुआ था। स्वामी पुराने स्कूल के खेल के मैदान की तरफ खिंचा चला जाता है। अपने आप वहाँ बच्चों के क्रिकेट खेलने की आवाजें आ रही हैं। पहले तो वो दूर से ही देखता है, थोड़ा झिझक रहा है। शायद मन में वही पुराना डर है या दोस्तों के बीच दोबारा जाने में हिचकिचाहट। हाँ, वो हिचकिचाहट बहुत स्वाभाविक है। दुख के बाद दोबारा घुलना मिलना आसान नहीं होता। बिल्कुल। तभी उसका दोस्त मणि उसे देख लेता है और मणि आवाज लगाता है, अरे स्वामी, इधर आजा, हमारी टीम में खिलाड़ी कम पड़ रहा है।
स्वामी एक पल को रुकता है, शायद सोचता है जाऊं या नहीं, लेकिन फिर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वो दौड़ पड़ता है मैदान की ओर। वाह, जैसे कोई पुरानी आदत याद आ गई हो। और जैसे ही वो बल्ला हाथ में लेता है, उसकी वो पुरानी खिलखिलाहट वो लौट आती है। कई हफ्तों के बाद पहली बार उसे लगता है कि दुनिया ठीक है, सब अपनी जगह पर है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम देखते हैं कि समुदाय मतलब दोस्त और जो जानी पहचानी गतिविधियां हैं जैसे खेलना, वो दुख से उभरने में कितनी मदद करती हैं। मणि का वो बुलाना वो सिर्फ खेल का न्योता नहीं था, वो एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाना था, एक इशारा कि तुम अकेले नहीं हो, हम यहीं हैं। सही। और क्रिकेट जो शायद उनकी रोज की जिंदगी का, उनकी दोस्ती का एक अहम हिस्सा था, वो उसे अतीत के दुख से खींचकर जैसे वर्तमान के पल में वापस ले आता है। खेल की वो भागदौड़, दोस्तों का साथ, ये दोनों चीजें मिलकर उसे उस उदासी के घेरे से बाहर निकालने में मदद करती हैं। ये दिखाता है कि सामाजिक जुड़ाव और किसी पसंदीदा काम में लगना, ये उपचार प्रक्रिया के लिए कितने जरूरी हो सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ बाहरी मदद थी, मतलब मणि का बुलाना, खेल का माहौल, या स्वामी अंदर से भी तैयार हो रहा था इस वापसी के लिए? क्या वो नदी किनारे वाला अनुभव? हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये दोनों का संगम है। बाहरी सहारा जरूरी है, पर इंसान का अंदर से तैयार होना भी उतना ही जरूरी है। नदी किनारे जो शांति उसने महसूस की, वो शायद स्वीकृति की पहली लहर थी। उसी ने उसे इस काबिल बनाया कि वो मणि की आवाज सुन सके और उस बुलावे को अपना सके। अच्छा। अगर वो अंदरूनी बदलाव ना आया होता तो शायद वो मैदान की तरफ जाता ही नहीं, या जाता भी तो अलग थलग खड़ा रहता। तो ये दिखाता है कि उभरने की जो प्रक्रिया है वो अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर एक साथ चलती है। और फिर अगले दिन सुबह स्वामी एक और कदम उठाता है जो उसके अंदर आए बदलाव को और पक्का करता है। वो बैठता है और राजम को एक छोटा सा खत लिखता है। बस चंद लाइनें ही हैं। लिखता है, प्रिय राजम, कल हमने एक जबरदस्त मैच खेला। मैंने एक छक्का भी मारा। मालगुडी तुम्हें बहुत याद करती है, लेकिन मैं बहादुर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पता शायद किसी दिन हम फिर मिले। तुम्हारा दोस्त स्वामी। ये खत लिखना, ये सिर्फ राजम के लिए था या स्वामी के लिए खुद ज्यादा जरूरी था? ये सवाल बहुत अच्छा है। बाहर से देखें तो ये खत राजम के लिए दोस्त को भेजा गया एक संदेश, लेकिन अगर गहराई में देखें तो ये खत स्वामी के लिए खुद ज्यादा मायने रखता है। ये एक तरह का ऐलान है, खुद से किया गया एक वादा। इस खत में ना हम स्वामी के पूरे भावनात्मक सफर का नक्शा देख सकते हैं। देखिए, वो अतीत को स्वीकार कर रहा है। मालगुडी तुम्हें याद करती है। वो वर्तमान में जी रहा है और उससे साझा भी कर रहा है। कल हमने मैच खेला, मैंने छक्का मारा। और वो भविष्य की ओर एक उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। शायद किसी दिन हम फिर मिलेंगे। ये शायद शब्द भी देखिए कितना अहम है। ये एक यथार्थवादी उम्मीद है, कोई झूठा दिलासा नहीं। सही कहा। और फिर वो उस खत का क्या करता है? उसे भेजता है? नहीं, वो उसे बड़े ध्यान से मोड़ता है और राजम की दी हुई उसी कहानी की किताब के पन्नों के बीच रख देता है। अच्छा। हाँ, फिर खिड़की से बाहर देखने लगता है। बाहर हवा चल रही है, इमली के पेड़ों से सरसराती हुई गुजर रही है, जैसे वो हवा स्वामी की बची खुची चिंताओं को भी उड़ा कर ले जा रही हो। खत को किताब में रखना, इसका क्या मतलब हो सकता है? खत को किताब में रखना, ये भी एक बहुत प्रतीकात्मक काम है, सिंबॉलिक है। ये यादों को सहेजने का तरीका है। वो राजम की याद को फेंक नहीं रहा, मिटा नहीं रहा, बल्कि उसे संभाल कर रख रहा है, एक कीमती चीज की तरह। अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, बिना उनके बोझ तले दबे आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब अपनी बीती यादों के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। क्या हम उन्हें बोझ की तरह ढोते हैं, या उन्हें संदूक में बंद करके भूल जाना चाहते हैं, या फिर स्वामी की तरह उन्हें संभाल कर उनसे ताकत लेकर आगे बढ़ते हैं? बहुत गहरा मतलब है इसका। और कहानी का अंत, वो तो वाकई दिल को छू जाता है। आखिरी सीन में हम फिर से स्वामी को देखते हैं, लेकिन ये शुरुआत वाला उदास स्वामी नहीं है। ये स्वामी मालगुडी की उन्हीं जानी पहचानी गलियों में दौड़ रहा है। उसकी हंसी हवा में गूंज रही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी खिलखिलाहट मालगुडी की अपनी धड़कन के साथ मिल गई हो। ये दौड़ना, ये सिर्फ दौड़ना है या इससे ज्यादा कुछ? ये सिर्फ दौड़ना नहीं है, ये जीवन की ओर वापसी का प्रतीक है। ये उस ऊर्जा का, उस उम्मीद का, उस जिंदा दिली का प्रतीक है जो दुख के बादल छटने के बाद स्वामी में फिर से जाग उठी है। कहानी की शुरुआत में हमने जो उदासी और ठहराव देखा था ना, हाँ, ये दृश्य ठीक उसके उलट है। ये स्वामी के
व्यक्तिगत पुनरुत्थान का, मतलब एक तरह से उसके फिर से जी उठने का क्षण है और उसका मालगुडी की जिंदा दिली के साथ फिर से जुड़ जाना दिखाता है। कहानी का संदेश साफ है, जैसा स्रोत पे इशारा करता है। जिंदगी चलती रहती है, बदलाव आते हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन दोस्ती, प्यार और बचपन की मासूमियत की जो यादें हैं वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा रहती हैं। वो हमें बनाती हैं, हमारा हिस्सा बन जाती है। सच में ये कहानी हम सबके दिलों के किसी न किसी तार को जरूर छूती है। कौन है जिसने जिंदगी में बदलाव का सामना नहीं किया? किसने किसी बिछड़े दोस्त को याद नहीं किया? किसने मुश्किल वक्त में हिम्मत जुटाने की कोशिश नहीं की? और यादें तो हम सबका पीछा करती ही हैं। कभी मीठी, कभी थोड़ी कड़वी, लेकिन होती जरूर है। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि कैसे कहानी में छोटी छोटी चीजें, एक फटा हुआ पन्ना, एक दोस्त की आवाज, हाँ, वहीं बड़े भावनात्मक बदलाव ले आती है। हम अक्सर बड़ी घटनाओं या चमत्कारों का इंतजार करते हैं कि जिंदगी बदलेगी, पर शायद असल बदलाव ऐसे ही छोटे अनजाने से पलों से आते हैं। ये सोचने लायक बात है कि हमारे अपने जीवन में वो कौन से छोटे पल या चीजें रही हैं जिन्होंने अनजाने में हमें मुश्किलों से उभरने और आगे बढ़ने की राह दिखाई। हम अक्सर बड़े बड़े समाधान ढूंढते रह जाते हैं, पर शायद बदलाव की चाबी ऐसी छोटी चीजों में छुपी होती है। बिल्कुल, और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कहानी में हमने देखा मालगुडी शहर तो वही रहता है, वही सुबह, वही गलियां, वही नदी, वही पेड़। शहर अपनी जगह स्थिर है, लेकिन उस स्थिर पृष्ठभूमि में, उस बैकग्राउंड में स्वामी बदल जाता है, उसका अंदर का नजारा बदल जाता है। तो क्या हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है? क्या बाहरी दुनिया, हमारे हालात, शहर, रिश्ते, ये अक्सर स्थिर लगते हैं, पर हम अंदर ही अंदर बदलते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं और उन्हीं बाहरी परिस्थितियों के बीच अपना रास्ता बनाते हैं? या फिर क्या ऐसा है कि दोस्ती का वो हिस्सा, वो याद, वो एहसास, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी शख्सियत में रच बस जाता है, भले ही वो दोस्त हमसे मीलों दूर चला गया हो या वक्त के पार चला गया हो? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ बुक बातें में इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको स्वामी की ये कहानी और हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में लिखना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें जिन्हें कहानियों और उनके विश्लेषण में रुचि हो। और हाँ, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो बुक बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही और ज्ञान भरी रोचक चर्चाओं के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नई कहानियों और उनके विश्लेषण के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे ताजा एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वो जो घंटी वाला आइकॉन है ना, उसे दबाना न भूलें। अगली बार तक सुनते रहिए बुक बातें।